नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर बिहार से है, जहां वीआईपी के सुप्रीमो के पिता की हत्या कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर है, जहां तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर है, जहां मलेरिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की जासूसी के आरोप लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है, जहां 70 साल के सहनी का शत-विशत शव उनके घर से मिला है। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाने के जीरत गांव की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार में बने महागठबंधन में शामिल है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कई सभाएं की थीं। हत्याकांड के बाद राजद नेता मनोज झा ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग की है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गंभीरता से जांच कराने की बात कही। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार का पक्ष रखते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है। क्या ही कहा जाए, आप याद करिए बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई, कल ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछे। रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। जो मरे हैं उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ अनूप मिश्रा सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और कानून अब तक सवालों के घेरे में है, अब तक खाली हाथ हैं कानून के। यह कितनी बड़ी घटना है और लॉ एंड ऑर्डर पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है? जी बिल्कुल अभिनय, हम आपको बता दें कि बिहार चूंकि हमेशा से ही चर्चा का केंद्र है और बिहार में अपराध की जो जड़ें हैं वो पहले से भी काफी मजबूत थी। बीच में जब सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी कुछ संभाला, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इधर कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। आज जो ये घटना है वो वास्तव में बहुत ही दर्दनाक घटना है, और बिहार के कोई छोटे मोटे आम इंसान के घर में घटना नहीं हुई है कि बिहार के जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हो मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है और धारदार हत्या करके उनका शव भी छत-बिछत कर दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि बिहार अपने आप में कहीं पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहा है, क्या दोबारा जो है वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है और विपक्ष को भी मौका बोलने को मिल गया है। आपको बता दें जो एक घटना हुई है,
ये विकासशील पार्टी किसान पार्टी के वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के जो पिता हैं जीतन सहनी, वो अपने गांव में रहते थे। ग्रामीण जो उनका पुराना गांव था उसमें अकेले रहते थे। और ये जो घटना है, ये घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना इज्जत गांव की है। घटना की जानकारी मिलने पर मुकेश सहनी मुंबई से पटना के लिए रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट पे उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और जल्द ही जो घटना के दोषी हैं पकड़े जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जो मुकेश सहनी के रिश्तेदार है, उन्होंने कहा है कि घटना का अंजाम गांव के ही कुछ लोगों ने दिया है। पुलिस को जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहिए, इसकी जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एडीजी सिंह गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि पटना के एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड समेत जांच के अन्य टीमें दरभंगा के लिए रवाना की गई हैं। इधर मुकेश सहनी के जो रिश्तेदार हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। मिथिला रेंज के डीआईजी बापूराम ने कहा है कि पुलिस को काफी क्लू मिले हैं, जल्द ही जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एक एब्स्ट्रैक्ट की जो जांच करने के लिए एक एसआईटी की टीम गठित की गई है। इसमें एसआईटी की टीम जो गठित की गई है, उसमें जो पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दरभंगा के जो एसपी हैं बिहार, वो इसको लीड करेंगे और इसकी जांच करके जो रिपोर्ट बनाई गई वो जल्दी सौंपी जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार जो है इस पे वाद प्रतिवाद हो गया। आरजेडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी जो है सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से आप जंगल राज का दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगाते थे, वो जंगल राज आपकी सरकार में आ गया है। और इधर लगातार जो है घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से अगर कुछ कहते हैं तो वो पलट कर जवाब देते हैं, दूसरे पे पुरानी बातों को खोजते हैं, जबकि अपनी सर जो है जो घटनाएं हैं वो नहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो है इस पे वाद प्रतिवाद चल रहा है। वही घटना में आपको बता दें कि घटनास्थल से 3 बाइक बरामद की गई हैं। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गढ़वाल ने कहा है कि जीतन सहनी के घर में अकेले रहते हैं, रात में उनकी हत्या की गई और घटनास्थल से 3 बाइक बरामद हुई है। तो रात 8 बजे पिता से उनकी बात हुई थी मुकेश सहनी की और इसके बाद उनकी घटना हुई है। और जबकि ये भी बताया जा रहा है कि उनकी किसी से भी जो है कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि बुजुर्ग थे, 70 साल के थे, वो अकेले रहते थे, उनका किसी से कोई विवाद में नहीं था। कई आशंकाएं नजर आ रही है कि चोरी के डर से चोरी की गई है, डकैती की स्थिति हुई है कि वहां पर जा करके जब सामान चोरी करने वाले चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चोर यदि घटना को अंजाम देंगे तो चोर शरीर की किसी की हत्या करके उसके शव को संरक्षित नहीं करेंगे। ऐसी कई जो है सवाल जरूर उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो मुकेश सहनी है वो पहुंच रहे हैं अपने, और लगातार उनका कहना है कि सरकार से मेरी बात भी चल रही है और जल्द ही जल्द जो है इसके जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल अनूप, जिस प्रकार से यह घटना सामने आई है, वृद्ध नेता के पिता की इस तरह वृद्ध की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, और इससे कहीं ना कहीं राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़ा ही होता है। लेकिन जिस प्रकार से डीआईजी ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है, दावे किए हैं, यह दावे कब कितने सही साबित होते हैं और आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। जांच में निकलकर जो कुछ सामने आएगा वो तो समय बताएगा। बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां दिल्ली के बुराड़ी में काल्पनिक केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा धामी सरकार पर फूटा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धामी सरकार सोची समझी साजिश के तहत उत्तराखंड के धामों में यात्रियों को भटकाने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रही है। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था 4 धाम यात्रा पर निर्भर है, पर सरकार उसको भी खत्म करना चाह रही है। एक तरफ तो उत्तराखंड में लोग सरकार की गलत नीतियों से पलायन कर रहे हैं, अब सरकार यहां से भी भगवान को पलायन करा रही है। आज उत्तराखंड सरकार दिल्ली में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं। इसका हम समस्त तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम का घोर विरोध करते हैं। हम लोग शिवालय बनाने के विरोध में नहीं है, शिवालय कहीं भी बने हम उसका स्वागत करते हैं, और सनातन के ऊपर जो है कोई कुठाराघात होना चाहिए। केदारनाथ का जो स्वरूप है उसके स्वरूप के अनुसार जो केदारनाथ दिल्ली में मंदिर नहीं बनना चाहिए।
आप शिवालय बनाइए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो आज उत्तराखंड सरकार दिल्ली में मोराड़ी में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बनाने जा रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसका मंत्रिमंडल, ये डबल इंजन की जो सरकार है उत्तराखंड में, इनका ये तीसरी बार जो सरकार बनी है, मुझे लग रहा है इनका ईगो इतना हाई हो गया कि ये जो चाहे हैं सो कर रहे हैं। आप एक उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूँ कि इस बार जो यात्री शुरू में जो चल रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत इतना प्रभाव से यात्रियों को जो है डाइवर्ट किया, और यात्री का जो चल रहा था ये जो पिकअप बना हुआ था वो सारा जो है डिस्टर्ब कर दिया। आज यात्री जो है तीर्थों में नहीं आ पा रही है। देखिए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, या जो भी हिमालय के 4 धाम हैं और भारत के 4 धाम हैं, उनकी परंपराएं और उनकी सांस्कृतिक जो हमारी ये विरासत है, इनका अलग ही एक इतिहास है और अलग ही वेदों में और पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन है। केदारनाथ के पहले ही अगर पुराणों को, स्कंद पुराण को देखा जाए तो स्कंद पुराण में जो है धड़ जो है, सिर जो है पशुपति नाथ है और धड़ जो है और शरीर जो है केदारनाथ में है। अब दो हिस्से तो भगवान केदारनाथ के पहले हो रखे। एक हिस्से की शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में स्थापना की, एक ऊपर वाले हिस्से की जो है पशुपतिनाथ में स्थापना हो रखी है स्कंद पुराण के अनुसार। अब एक हमारे व्यास जी, एक पुराण जो है धामी जी ने जो है 3 टुकड़े कर दिए भगवान शंकर के, और आप बोल रहे हैं कि 6 महीने यहाँ दर्शन होंगे बाबा केदार के और 6 महीने दिल्ली में होंगे। तो उत्तराखंड है और देवों का वास है, और आज से नहीं है, आदि अनादि काल से है। इसीलिए ऋषि मुनि, देवी देवता और यक्ष किन्नर सभी हिमालय में आते हैं, और कुछ से कुछ मिलता होगा तभी यहाँ पर आते हैं। तो ये एक प्राकृतिक नैसर्गिक स्थान है, और निश्चित ही इन पीठों पर, इन धामों पर स्वयं बाबा शिव के रूप में विराजमान होते हैं, अलग अलग नाम से विराजमान होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक प्रयास जो अभी कुछ दिन पूर्व 10 तारीख को शिलान्यास के माध्यम से सबके संज्ञान में आया है, तो निश्चित ही उसका विरोध स्वतः स्फूर्त ही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुमित कुमार सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस प्रकार से केदारनाथ धाम मंदिर की रेप्लिका एक तरह से उसका प्रतिबिंब तौर पर दिल्ली में बनाने को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्या केदारनाथ मंदिर या किसी भी मंदिर की रेप्लिका या उसका प्रतिबिंब स्वरूप कहीं बनाना गलत है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर का जो सरकार यहाँ पर जो में भी केदारनाथ मंदिर का भी वहाँ पर बनाया जाएगा, तो जिसके लिए यहाँ पर चाहे गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो यमुनोत्री धाम की, चारों धाम के तीर्थ पुरोहित यहाँ पर आक्रोश है, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहाड़ को, जो पहाड़ होता है, जैसे कि चारों धाम पे सबकी एक उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर जो साफ तौर पर उनका जो विरोध है धामी सरकार के लिए, क्योंकि लगातार जो प्रयास किया जा रहा है कि चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे यमुनोत्री धाम की बात की जाए, यहाँ पर सरकार के ओर काफी नाराजगी यहाँ पर जताया, क्योंकि जो इस बार जो यात्रा में भी काफी दिक्कतों का सामना जो यात्रियों को भी करना पड़ा, और जो धाम की जब ये बात आई तो सारे तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर सरकार को इस निर्णय को हटाने के लिए कहा है, क्योंकि जो पलायन है, जैसे पहाड़ है, पहले पहाड़ में जो लोग रोजगार के लिए नीचे जाते हैं, और वैसे ही यहाँ पर अब जो मंदिर भी है, मंदिर को भी यहाँ से नीचे की ओर पलायन करें, जो पहाड़ की जो अस्तित्व है वो एक जरूर खतरे में है, और जो धामों की जो गरिमा है वो भी यहाँ पर जरूर खतरे में है। इसलिए तीर्थ पुरोहित और तमाम लोग, चाहे वो स्थानीय लोग हो, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हो, तमाम लोग यहाँ पर इसका विवाद कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जी सुमित, जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों का विरोध है कि वह इस केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिबिंब स्वरूप वहां नहीं बनने देंगे, क्या अगर दूसरे नाम से कोई शिवलिंग स्थापित की जाती है या अन्य कोई नाम से, शिवजी के ही नाम से कोई अन्य शिवलिंग स्थापित की जाती है, मंदिर का प्रतिबिंब स्वरूप वही रहता है, तो भी क्या ये जो विरोध है वह सामने आएगा या फिर विरोध रुक जाएगा? जी बिल्कुल,
कि पुरोहितों से जब बातचीत उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो केदारनाथ का जो अस्तित्व है वो एक अपने में एक बहुत बड़ा अस्तित्व है, क्योंकि अगर कोई मंदिर का बनाना चाहते, कोई अगर अपने घर में या बना सकते हैं या कोई शिवलिंग या शिव की पूजा कर सकते हैं, उसमें यहाँ पर कोई विवाद नहीं, कोई विरोध नहीं। और जहाँ रही मंदिर की बात, जो मंदिर की जो गरिमा है, जो मंदिर का अस्तित्व है, जहाँ शिव शंकर केदारनाथ इतनी 18 किलोमीटर से हाइट पर जो मंदिर बने हैं, उनका जो अस्तित्व है वो जरूर खतरे में है। और जो लोग यहाँ पर चाहे तीर्थ पुरोहित की बात है, जो पुजारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि मंदिर तमाम जो भोले का जो भक्त हैं तो वो कहीं पर भी मंदिर शिवलिंग कर सकते हैं, वो पूजा पाठ कर सकते हैं, इसका कोई विवाद नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मंदिर है, जो केदारनाथ जो मंदिर है, उसका अगर निर्माण दिल्ली में करते तो उसके लिए यहाँ पर साफ तौर पर सरकार को घेरा जा रहा है और सरकार को यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है वो सद्बुद्धि देने की यहाँ पर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि जो मंदिर का अस्तित्व है वो चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे यमुनोत्री धाम की बात, चारों धाम की एक गरिमा है और उसको बनाने के लिए तीर्थ पुरोहित यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, मंदिर बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर पूजा पाठ करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केदारनाथ धाम या फिर जो भी तीर्थ हैं उनके अस्तित्व से कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर तीर्थ पुरोहित विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। उनका विरोध देखने को मिल रहा है, सरकार के खिलाफ जो कि विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि जो केदारनाथ धाम के ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि अगर तीर्थ पुरोहितों को या किसी भी जन को, समाज जन को नाम केदारनाथ धाम नाम रखने से कोई आपत्ति होती है तो हम उसका नाम बदल देते हैं। हालांकि बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित, बहुत जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजापुर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में मच्छरों को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तब यह बहुत कम था। भारतीय जनता पार्टी के समय से बस्तर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल है और लोग चिकित्सा के अभाव में मरते जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत खराब हो गई हैं। दूरस्थ अंचलों में डॉक्टर नहीं हैं, दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। राजधानी रायपुर के मेकाहारा में खून की जांच करने के लिए भी नर्स नहीं है। जब राजधानी की स्थिति ऐसी है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति समझ सकते हैं। देखिए, हमारी सरकार थी तो मलेरिया के उन्मूलन के लिए बड़ा काम हुआ था और बस्तर में मलेरिया से मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। सिक्योरिटी पर्सनल लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत थी, तो कोई सिक्योरिटी पर्सन सिर्फ मलेरिया का नाम से नहीं मरा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बेहाल है और लोग चिकित्सा के अभाव में मरते जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति अत्यंत खराब हो गई और सुदूर अंचलों में आप देखिए कहीं डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं या दवाइयां उपलब्ध नहीं है। यही आपके जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डॉक्टर BR अम्बेडकर चिकित्सालय, वहाँ पे खून की जांच करने के लिए रिजेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात, जब यहाँ राजधानी में ये स्थिति है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को समझ सकते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, मलेरिया बीमारी को लेकर गरमाई सियासत, कैसे फैला ये रोग? देखिए, जिस तरह से बीजापुर के कोटा के दिन में अभी जो छात्रावास में बहुत सारी बच्चियों को जो है मलेरिया की शिकायत आ रही है। मच्छर को पनपने की वजह से बारिश की शुरुआत में मानसून की शुरुआत होती है, मच्छरों की उपलब्धता देखी जा रही, इसी कारण लगातार मलेरिया के केसेस देखने को मिले। बीजापुर के कोटा के दिन में जो है छात्रावास है वहाँ जो काफी 100 से 200 जो बच्चे जो है मलेरिया की शिकायत देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है वो वहाँ इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हुई, जिस तरह से कांग्रेस राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि समय में जो इस तरह कभी शिकायतें देखने को नहीं मिलती थी और जो बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा है वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से और आने वाले दिनों में जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से चरमरा जाने वाली है। और बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहाँ जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मुल्का हारा, वहाँ की स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ जो खून जांच करने के लिए या किसी भी छोटी मोटी बीमारियों की यहाँ नर्स मौजूद है। बिल्कुल, दूरस्थ अंचलों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं और कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मलेरिया जैसी बीमारी जो एक समय पर खत्म होने वाली थी छत्तीसगढ़ से, उसके भी कई मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर भी कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए आरोप से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के फोन की पेगासस से जासूसी कराने का आरोप लगाया है। बता दें कि फोन निर्माता कंपनी की ओर से जीतू पटवारी को आए जासूसी के अलर्ट के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा पर पीसीसी चीफ की जासूसी कराने का आरोप लगाते हुए साइबर सेल से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस पूरे मामले की गहनता से जांच कराने की मांग कर रही है। पेगासस नाम की एक कंपनी है जो तमाम पूरी दुनिया में इस तरह के अकाउंट्स को हैक करने का काम करती है और बहुत एक्सपेंसिव है ये कंपनी। कोई साधारण व्यक्ति इसको हायर नहीं कर सकता। भारतवर्ष में केवल 40 लोग हैं जिनके अकाउंट को इसने हायर किया और वो चिन्हित किया गया। वैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के अकाउंट को हैक करने के लिए स्पाई इनके फोन में छोड़ा पेगासस कंपनी ने। देखिए, प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल अप्रोच है इनके अकाउंट को हैक करने की, क्योंकि और किसी को क्या फायदा होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी के किसी कॉर्नर से ये कोशिश हुई है और क्योंकि उन्हें जरूरत है इनके गोपनीय दस्तावेजों की, इनकी रणनीति की, इनके परिपत्रों की, इनके कामकाज की। तो प्रथम दृष्टि से तो ये लगता है कि पॉलिटिकल अप्रोच के तहत एक राजनीतिक दृष्टि से इनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की है, ताकि अपोजिशन पार्टी ये जान सके कि किस तरह का काम, किस तरह की रूपरेखा और भविष्य में किस तरह की संभावनाओं को लेकर ये चल रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक षड्यंत्रकारी पार्टी जो निचले स्तर पे जाकर जिस तरीके से कार्य कर रही है अपना, उसके खिलाफ हम आज आए थे कि जीतू पटवारी जी के मोबाइल में एक आईफोन जो है उनका, उस पर स्पाईवेयर का मैसेज आया और उस पर ये डाउट किया जा रहा है और साफ मैसेज है कि आपका मोबाइल हैक्ड है और ये सीधा सीधा कनेक्शन पेगासस या जो भी सॉफ्टवेयर है पेगासस से संबंधित है। इसमें उनकी गोपनीय जानकारी भी, जैसे डेटा वगैरह सब कुछ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। फाइनेंशियल जानकारी, उनकी सिक्योरिटी की जैसे लोकेशन, लाइव लोकेशन होती है, वो भी उसमें जो भी उसको ट्रेस कर रहा है या जो भी उसमें ट्रांसफर हो रहा है, वो सारी चीज़ों की गोपनीयता जो भंग हो रही है उसको लेकर एक जो हमारी शिकायत थी, हम धनोपिया जी, हमारे मुकेश नायक जी, सभी तमाम सीनियर लीडर आए हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जीतू पटवारी के फोन में स्पाईवेयर तथ्यात्मक तौर पर कितना सही आरोप है ये, और इसकी जानकारी कैसे लगी? कृष्णा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, जीतू पटवारी जी के मोबाइल में कोई मैसेज आया था, उसके बाद उन्होंने जब चेक किया, इसके बाद साइबर सेल गए और जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यह मामले का खुलासा हुआ, अब तक कांग्रेस की ओर से रिपोर्ट तो दर्ज कराई गई है, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है, और इसके बाद अब जिनके फोन के पेगासस के आरोप लगाए जा रहे हैं, स्पाईवेयर के आरोप लगाए जा रहे हैं, जीतू पटवारी की ओर से अब तक इस पर क्या खुलासा किया गया है, क्या निकलकर सामने आया है?
माफ कीजिएगा, कृष्णा का संपर्क हमसे टूट गया है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।